Late blight symptoms spread and control. Welcome to all of you in the YouTube channel Horticulturist M हैदर अली। वेजिटेबल डिजीजेज की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसकी आज दूसरी वीडियो है जिसके अंदर हम लेट ब्लाइट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो के अंदर अर्ली ब्लाइट के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेट ब्लाइट के बारे में। लेट ब्लाइट जो है एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है वेजिटेबल्स के अंदर, और ज्यादातर ये जो इन्फेक्ट करती है वो है पोटैटो और टोमेटो को। ठीक है, आलू और टमाटर के ऊपर इसका ज्यादातर अटैक आता है। और इसकी हिस्ट्री जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आयरलैंड के अंदर लेट ब्लाइट की वजह से बहुत बड़ा कहर पड़ा था, जिससे लाखों लोगों की जानें जो है वो जाया हो गई थी। तो लेट ब्लाइट का बेसिकली जो काज है वो एक फंगस है जिसको हम फाइटोप्थरा इन्फेस्टेंस कहते हैं। फाइटोप्थरा जीनस से जितने भी फंगस हैं ये बड़ी खतरनाक बीमारियां काज करती हैं और पौधे को डेथ की तरफ भी ले जाती हैं। अगर हम स्पेसिफिकली लेट ब्लाइट की बात करें तो इसके जो लॉसेज हैं लेट ब्लाइट की वजह से वो 75 से 100% तक जा सकते हैं, यानी कि पूरी की पूरी क्रॉप का लॉस हो सकता है। और बहुत कम डिजीजेज ऐसी हैं जो इस तरह से फैटल हों जो पूरी की पूरी फसल को तबाह कर दें, तो उनमें से एक लेट ब्लाइट है जो कि पूरी की पूरी फसल को तबाह कर सकती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि लेट ब्लाइट एपिडेमिक की तरह आती है और पूरा का पूरा एरिया इससे तबाह हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे हमें पता कैसे चलेगा, तो सबसे पहले पत्तों के ऊपर इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। मैं अभी आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे पत्ता ना जलना शुरू हो गया हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेम पे मूव करते हैं, स्टेम से जो डिजीज है वो ट्यूबर्स की तरफ आती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ पेल ग्रीन टू ब्लैक वाटर सोक लाइन, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इससे नेक्स्ट पर क्या होगा, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो बाज़ औक़ात आपको पत्तों के ऊपर ना उसकी फंगस की ग्रोथ भी नजर आ जाती है, लेकिन रेयर केसेस के अंदर इन्फेक्टेड ट्यूबर्स है ब्राउनिश सरफेस, जो ट्यूबर है वो बिल्कुल खराब हो जाता है ऐसे जैसे गला हुआ हो। ये देखें, यहाँ पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, पहले पत्तों के ऊपर इस तरह से स्पॉट्स आते हैं। ठीक है, आलू के भी और टमाटर के भी वाटर सॉफ्ट स्पॉट्स भी इनको कहते हैं, ये नीचे वाले में और ज्यादा वाजे हैं। ठीक है, ये स्वेयर कंडीशन में है कि आपको स्पॉट्स के गिर्द व्हाइट कलर की माइसीलियम की ग्रोथ भी, फंगस की ग्रोथ भी नजर आ रही है। अदरवाइज ये इस तरह से आपको पत्ते नजर आएंगे। अच्छा, अर्ली और लेट ब्लाइट में फर्क क्या है कि अर्ली ब्लाइट के मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर के जो स्पॉट बनेंगे ना उनके अंदर कंसेंट्रिक रिंग होगा, जबकि लेट ब्लाइट में ऐसे इस तरह कंसेंट्रिक रिंग नहीं होते, बल्कि इसके ऊपर वाटर सॉक्ड लेयर्स बनती हैं जैसे गला हुआ हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये पोटैटो ट्यूबर खराब किया हुआ है इसने, अंदर से भी और बाहर से बिल्कुल ऐसे जैसे गल जाए। ये सीवियर इन्फेक्शन की सूरत में ऐसा होता है, ये वाली नौबत आती है। और अगर इन्फेक्शन इससे भी ज्यादा हो जाए या एक ही फील्ड के अंदर ज्यादा जगहों पर फैल गई है बीमारी, तो फिर वहां से बड़ी ही अजीब सी स्मेल आती है। ठीक है, रोटन जैसे रोटनिंग हो रही हो इस तरह की स्मेल आती है फील्ड से, क्योंकि पोटैटो डिके हो रहे होते हैं, गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, इस वजह से फिर वहां से स्मेल आने लग जाती है फील्ड के अंदर से। अगर कोई छोड़े थोड़े पौधे हो तो आप पौधे को निकालेंगे तो वहां से भी आपको स्मेल जो है वो फील हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल यह है कि इसका स्प्रेड कैसे है। तो लेट ब्लाइट के लिए ना तीन कंडीशन जरूरी है। सबसे पहले टेम्परेचर थोड़ा कूल, ज्यादातर जो फंगस की बीमारियां हैं वो वार्म ह्यूमिड कंडीशंस में आती हैं, लेकिन लेट ब्लाइट जो है इसके लिए कूल टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, 10 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान इसका स्प्रेड होता है। ह्यूमिडिटी चाहिए 90% से भी ज्यादा, और साथ में जो कंडीशन है वो ये है कि 90% से जो ज्यादा ह्यूमिडिटी है वो कम अज कम 8 से 12 घंटे परसिस्ट करे। ठीक है, फ्री मॉइस्चर अवेलेबल हो, फिर फंगस की ग्रोथ होती है और बड़ी तेजी के साथ ये स्प्रेड करती है। बाद जगह लिटरेचर में आपको ये जो टाइम है ये 24 घंटे तक भी मिलेगा। ठीक है, अब मसला ये है कि अगर ये तीनों कंडीशंस उसको नहीं मिलती पैथोजन, तो वो आगे स्प्रेड नहीं करता। अब मसला ये है कि हर साल ये वाली कंडीशन नहीं आती। ठीक है, लेकिन इसका जो पैथोजन है वो कई साल तक वहां पर रह सकता है, फील्ड के अंदर इन्फेक्टेड ट्यूबर्स के अंदर रह सकता है, आपके स्टोर्स के अंदर इन्फेक्टेड ट्यूबर्स के अंदर रह सकता है, आपके जो फसलों के बाकियात है उनके अंदर रह सकता है। ठीक है, लेकिन असल इशू ये है कि अगर एक पोटैटो आपकी फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है और वहां पर फंगस है फाइटोप्थरा इन्फेस्टेंस, तो जैसे ही उसको उसकी सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी वो स्प्रेड शुरू हो जाएगा। ठीक है, एयर से, रेन स्प्लैश से, वाटर से ये स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा एयर के साथ ये फैलता है, और इसके जो स्पोर्स हैं वो 40 माइल का डिस्टेंस एयर में ट्रेवल कर सकते हैं।
एक पोटैटो एक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ हो, उसके अंदर फाइटोप्थरा मौजूद हो, कंडीशंस फेवरेबल हो जाएं, तो वो अपने इर्द गिर्द 200 से भी ज्यादा एकड़ को तबाह कर सकता है और बड़ी ही स्पीड के साथ। अब ये कंडीशंस बनती कब है? अक्सर हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी के अंदर जब बारिश होती है और धूप निकलना बंद हो जाती है, ठीक है, बाद बारिश ही हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहती है 24-24 घंटे, 48-48 घंटे। वो जो कंडीशन है दैट इज बेसिकली फेवरेबल फॉर लेट ब्लाइट। ठीक है, उस वक्त ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, टेम्परेचर भी लो हो जाता है, कूल इन्वायरमेंट हो जाता है, ह्यूमिडिटी भी 90% से हायर हो जाती है, 100% तक हो जाती है। ठीक है, और फ्री मॉइस्चर भी अवेलेबल हो जाता है 8 से 12 घंटे तक। तब ये लेट ब्लाइट कंफर्म फैलेगी। अगर इसके स्पोर कहीं पर मौजूद हैं, कोई इन्फेक्टेड ट्यूबर मौजूद है, तो ये बारिश के बाद समझ लें कि आपकी फसल तबाही की तरफ जा रही है। ठीक है, उस वक्त फिर क्या हाल है? फौरन केमिकल कंट्रोल की तरफ जाएं। ये डायग्राम की मदद से मैंने थोड़ा सा शो किया है कि किस तरह से इसका स्प्रेड होता है। ठीक है, यहाँ से काम स्टार्ट होगा, ये इन्फेक्टेड ट्यूबर है आपका जो सीड से आया है। यहाँ से अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है फंगस में, और एसेक्सुअल भी होती है, ज्यादातर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। अब इसके ऊपर ये जो फंगस की ग्रोथ है, ये जो ये नजर आ रही है आपको, ये फंगस की ग्रोथ है बेसिकली। इसके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं। ठीक है, ये स्पोरेंजिया हवा के जरिए से मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं एक फील्ड से दूसरे फील्ड के अंदर। और ये पत्ता दिखाया गया, जैसे ही पत्ते के ऊपर ये स्पोरेंजिया गिरता है, तो गिरने से पहले ही इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, जर्म ट्यूब के जरिए से जैसे ही ये वहां पर गिरता है, तो अपना जो है अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है लीफ के सेल्स के अंदर। ठीक है, स्पोरेंजिया एंटर हो जाता है लीफ सेल्स के अंदर, ये नीचे दिखाया हुआ लीफ के अंदर उसका सारा सिस्टम डेवलप हो गया, लीफ के बाहर दूसरे स्पोर्स बनना शुरू हो गए हैं, जो कि अगेन हवा से फैलेंगे। ठीक है, और ये पौधे के ऊपर जैसे ही पत्ते के ऊपर ये गिरेंगे, वहां पर ये ग्रो हो जाएंगे, ये साइकिल चलता रहेगा। बाद क्या होता है कि फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। A1 और A2 दो मुख्तलिफ टाइप्स के जो स्पोर्स हैं, ठीक है, वो आपस में यूनाइट करते हैं, और यूनाइट करने के बाद उनमें मियोसिस के थ्रू गैमीट बनता है। गैमीट की बाद में फिर जब यूनियन होगी, तो उसके बाद जर्मिनेशन बनती है, जिसके जू स्पोर्स आते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि एसेक्सुअली जब फंगस रिप्रोड्यूस करेगी, तो स्पोर्स के थ्रू स्पोरेंजिया ट्रैवल करेंगे, जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी तो जू स्पोर्स ट्रैवल करेंगे। अब फर्क क्या आएगा? जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी ना फंगस, तो थोड़े से उसके करैक्टर चेंज हो जाएंगे, हो सकता है उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा आ जाए। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर सिविरिटी ज्यादा आ जाए। तो ये रेयर केसेस में होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर होती है। तो ये वाला साइकिल, अब यूज स्पोर बनेगा, वो जर्मिनेट होगा पत्ते के ऊपर, अगेन यही वाला साइकिल चलेगा। ठीक है, तो कहीं कहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिससे फंगस के अंदर चेंजेस आती हैं, उसकी सिवेरिटी इंक्रीज हो सकती है, उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकती है, पैथोजन वीक भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है, हमारे लिए फेवरेबल भी हो सकती है, उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल भी हो सकती है। तो सोल्यूशन इसका क्या है? केमिकल कंट्रोल फौरन अप्लाई करें। जैसे ही आप देखें कि सर्दियों के अंदर ये वाली सिचुएशन बनी है, 24 घंटे तक सूरज नहीं निकला, बारिश होती रही है, तो फौरन जाकर अपनी स्प्रे कर दें। ठीक है, अब स्प्रे करनी कौन सी है? ये मैंने कुछ केमिकल यहाँ पर लिखे हैं। अजोक्सीस्ट्रोबिन और क्लोरोथेलोनल का मिक्सचर अगर आपके पास अवेलेबल हो, बहुत ही अच्छा कंट्रोल देगा। इसी तरह साइमोक्सिनल और अजोक्सीस्ट्रोबिन बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल देगा। थायोफनेट मिथाइल का क्लोरोथेलोनल के साथ आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपने पहले कौन सी फंजीसाइड्स अप्लाई की हैं। ठीक है, अगर आपने पहले अर्ली स्टेजेस के ऊपर पोटैटो में कोई सिंगल फंजीसाइड यूज की है, ऑक्सी की है, डाइफेनकोनाजोल की है, कोई भी की है, तो फिर दूसरी स्टेज के ऊपर आपको बेहतर है कि आप कॉम्बिनेशन यूज करें। ठीक है, इसी तरह पिछले साल आपने कौन सी वहां पर फंजीसाइड या पिछली फसल के ऊपर कौन सी फंजीसाइड यूज की है, उनके हिसाब से भी ये मिक्सचर हम तब्दील कर लेते हैं। तो बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि एक दफा एक मिक्सचर आपने अप्लाई किया, दूसरी दफा दूसरा करें, ताकि अगर फंगस के अंदर रेजिस्टेंस हो तो भी उसको वो कवर कर दे। ये दो दो मिक्सचर्स मैंने केमिकल्स के इसीलिए लिखे हैं, ताकि एक के खिलाफ अगर उसके अंदर रेजिस्टेंस है तो दूसरा उसको कवर कर जाए। ठीक है, अदरवाइज सिंगल जो अकेले अकेली अकेली फंजीसाइड है वो भी कंट्रोल देती है, लेकिन मिक्सचर में हम करेंगे तो हमें बेटर कंट्रोल मिलेगा। ठीक है, इसी तरह पायरेक्लोस्ट्रोबन और डाइमेथोमोर्फ का कॉम्बिनेशन है, और साइमोक्सिनल और मैनकोजिब का कॉम्बिनेशन है। तो एक सिस्टेमिक दवाई और एक कॉन्टैक्ट दवाई, जैसे पहला कॉम्बिनेशन है ऑक्सी का क्लोरोथेलोनल के साथ, तो इससे ज्यादा बेहतर कंट्रोल मिलते हैं।
तो लेट ब्लाइट के हवाले से आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर आपको नॉलेज ये अच्छा लगा है तो दूसरों को भी इससे महरूम ना करें, शेयर करें दूसरों के साथ और हमारे साथ कनेक्ट रहें ताकि आपको मज़ीद नॉलेज मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।